जय हरियाणा परिवार ने आज जो राम राम भाई। आज बड़ी खुशी की बात है, गांव के बड़े बड़े मुखिया ने, सरपंच ने और जो भी सिलेक्टेड पर्सन है उन्होंने गांव में बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया शिक्षा के बारे में। तो हम तो जानेंगे इसके पीछे क्या मकसद है और उन्होंने किस वजह से प्रोग्राम रखा है। तो सबसे पहले भाई राम राम। हाँ, राम राम आपको। तो ये जैसे पुष्कर शिक्षा समिति है हमारे गांव में, हाँ जी। ये हर साल बच्चों को सम्मानित करती है मेरिटोरियस को। जैसे बोर्ड की क्लासेज होती हैं 10th और 12th सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड की, तो हर बार की तरह इस बार का भी ये प्रोग्राम हमारा था। तो इसमें क्या किया है हमने, जैसे मेरिट वाले जो बच्चे हैं उसको 75 एंड अबव को हमने लिया है, और फिर जो टॉप मोस्ट जो 3 होते हैं उनको विलेज टॉपर 2nd एंड 3rd पोजीशन हमने निकाली है। ये हमारा 4-5 साल से हर साल लगातार रूटीन है, तो हर साल की तरह इस साल भी हमने किया है। तो इसमें एक बात इसकी अब की बार एक और चीज़ें नई ऐड की हमने कि जो बच्चे सीपीओ, एसएससी, एचएसएससी या और अदर सर्विसेज में जो लगे हैं उनको भी हमने अब की बार सम्मानित किया है। जैसे हमारे गांव के लिए बड़ी सौभाग्य की बातें हैं, ये एक मेरे पास लिस्ट है। अब की बार एकता डॉटर ऑफ श्री अनिल कुमार, इन्होंने नीट एमबीबीएस जो क्वालिफाई किया है और इनका एडमिशन हुआ है, और ये हमारे गांव की फर्स्ट एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसी तरह से अनुष्का डॉटर ऑफ राजेंद्र है, ये एसएससी सीजीएल के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर लगे हैं। और एक लड़की और है जो शिवानी डॉटर ऑफ श्री रमेश कुमार, ये भी एसएससी सीजीएल के थ्रू लगे हैं इंस्पेक्टर। इनका भी इंस्पेक्टर रैंक रहेगा, अलॉट अभी कन्फर्मेशन बाकी है। तो इसी टाइप से एक दूसरी लड़की और है प्रियंका डॉटर ऑफ जयवीर, ये पोस्ट ऑफिस में लगे हैं। और एक लड़का है राकेश सन ऑफ श्री बलवान सिंह, ये सीपीओ में, जो सीपीओ कॉल पैरामिलिट्री का जो एक कॉमन होता है, टेस्ट होता है, उसमें ऑल इंडिया में 5 रैंक है, जो कि हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। सिलेक्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन टॉप 5 में आना, टॉप 10 में भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये टॉप 5 में है। और इसी टाइप से हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे अच्छे अच्छे पोस्टों पे जाएं, और हमारा मिशन है कि हम जो अपने गांव में आईएएस आईपीएस के लेवल तक बच्चों को जाते हुए देखना चाहते हैं। और वो दिन हमारे लिए बहुत खुशी का और सौभाग्य का दिन होगा जिस दिन हमारी शिक्षा समिति उन बच्चों को सम्मानित और उनके घर वालों को सम्मानित कर रही होगी जो हमारे गांव का फर्स्ट आईएएस या आईपीएस बनेगा। अभी ये एक सपना तो हमारा ये पूरा हो चुका है कि जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो हमारे गांव से एक लड़की ने ये सपना जो है पूरा कर दिया है। तो आगे भी हम शुभकामनाएं देते हैं बच्चों को कि इस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट लेके और गांव का नाम रोशन करें। तो भाई आपने देखा होगा कि जो लाइब्रेरी होती थी वो पहले शहरों में होती थी, लेकिन गांव में फर्स्ट नौगामा खाप की लाइब्रेरी है जिसका नाम नौगामा खाप प्रतिभा समारोह रखा गया है और गांव पोखरी खेड़ी में है। तो इनके बारे में भी भाई साहब से पूछेंगे कि कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत करी और कैसे इतनी बढ़िया बिल्डिंगें बनाई। जी ऐसा है, देखिए जैसे हम ये महसूस कर रहे थे, जैसे हमने जब स्टार्टिंग में शिक्षा समिति शुरू की उस टाइम पे फिर हम ये देख रहे थे कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए बच्चों का जहाँ पे ये बैठ के पढ़ सकें, या फिर सामूहिक तौर पे कोई डिस्कशन वगैरह करना है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए लाइब्रेरी जो है शूट कर रही थी। हाँ जी। तो हमने जो इससे पहले जो सरपंच साहब थे उनसे मिलके इसके बारे में प्रस्ताव रखा, उन्होंने बड़ी अच्छी सपोर्ट की। और जो गाँव में फिर हमने जब ये लाइब्रेरी की प्लानिंग होगी तो हमने ये देखा कि हम अपनी जो खाप खेड़ा खेत संस्कृति को, कल्चर को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो हमने इसकी जो खाप लाइब्रेरी जो इसका नाम रखा, खाप लाइब्रेरी और कौशल विकास एंड प्रशिक्षण केंद्र जो है इसका नाम रखा हमने, क्योंकि अभी जो शिक्षा का जो माहौल चल रहा है इसमें स्किल डेवलपमेंट का बहुत ज़रूरी है, स्किल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस हिसाब से जो हमने ये लाइब्रेरी को यहाँ पे जैसे सरपंच साहब की मदद से इसको हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। बड़े अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे जो आसपास के गांव हैं वहाँ से भी बच्चे आने शुरू हो गए हैं। अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है, यहाँ पे स्पेस की कोई कमी नहीं है, स्पेस और भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म है इनका जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए उतना ही बेटर रहेगा। तो हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। और सरपंच साहब ने भी, अभी जो वर्तमान सरपंच साहब हैं राजकुमार जी, इन्होंने विश्वास दिलाया है कि लाइब्रेरी में किसी भी टाइप की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी, हर संभव प्रयास रहेगा, हर संभव मदद करने का। तो कोशिश रहेगा कि ये लाइब्रेरी वैसे भी नौगामा खाप की पहली लाइब्रेरी है और इसको पहले दर्जे की ही रखने का जो है प्रयास रहेगा। सरपंच साहब ने ये भरोसा दिलवाया।
पढ़ाई के आगे फैसिलिटी या आपकी जो घर की स्थिति वो कोई मायने नहीं रखती है। अगर आपके अंदर विल पावर है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये मन में एक बार धारणा बना लेनी है कि मेरे को ये काम करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा था, जैसे कोई बच्चा मुखर्जी नगर में कोचिंग लेके आ गया, आपने जो नॉलेज वहाँ से गेन कर ली, जो टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ से ले ली, उसको अगर यहाँ आके कोई ऐसा बच्चा लगता है जो अच्छी तैयारी करने वाला है, अच्छा इंटेलिजेंट है, उसके साथ आप शेयर कर सकते हो सकता है उसके भी काम आ जाए। तो इस टाइप से जो बाहर से जो आप गेन करके आते हो आपस में शाम का, अगर जैसे लाइब्रेरी का सिस्टम रखो तो शाम के टाइम पे इसके बारे में आप शाम को ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। लास्ट में क्या है, बस डी ग्रुप की पोस्टों को छोड़ के मोस्टली पोस्ट में जो है इंटरव्यू है। अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं तो इंटरव्यू आपका बढ़िया जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, अब जैसे तैयारी तो करते रहते हैं, एकांत में बैठ के तैयारी करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। लेकिन जब बोर्ड जब सामने बैठा होता है तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जो कुछ हम जानते होते हैं वो भी हम बता नहीं पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान यही है, जो लाइब्रेरी में आओ, यहाँ पे डिस्कस करो और ये कमियाँ धीरे धीरे जो है आपकी निकल जाएंगी, डर जो है निकल जाएगा। ठीक है, और फिर जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप है ना, कभी भी IAS IPS के इंटरव्यू सुनना, आप समझ रहे हो कि जो मतलब IAS बनते हैं वो सारे क्वेश्चनों के जवाब थोड़े आते हैं उनको भी, लेकिन वो उनका कॉन्फिडेंस देखते हैं। जो उनका नहीं आता है वो सॉरी बोल के छोड़ देते हैं उसको। तो वो 1-1.5 घंटा 40 मिनट जो भी इंटरव्यू चलता है उसमें यही देखा जाता है कि इनका कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, IAS टीना डाबी जो है नंबर 1 रैंक आया, उनका टॉपर है वो, तो कभी उनका इंटरव्यू सुनना। आजकल यूट्यूब पे सारी चीजें हैं। आप ना जिसको बढ़िया खिलाड़ी बनना हो, बढ़िया खिलाड़ियों के इंटरव्यू और उनका प्रैक्टिस शेड्यूल, उनका जो है ये चीजें देखो। अगर आपको सिविल सर्विस में जाना होता है तो आप है ना सिविल सर्विस वालों के इंटरव्यू सुनो। आगे आ जाओ बढ़िया आगे आ जाओ। तो इस टाइप के उनके इंटरव्यू होते हैं, उनके सुनो, तो आप लोगों को धीरे धीरे पहली बात तो ये पता चल जाएगा इन्होंने तैयारी कैसे की, फिर उनके साथ सामने प्रॉब्लम क्या आई, तो ये सब चीजें आपको पता चलेगा। डेली का एक रूटीन रखो और एक टारगेट बनाओ। मैं ये बोलता हूँ जिसको सिविल सर्विस में जाना है वो गोविंद जायसवाल का एक वो बना के रख लो, एक फोटो आता है वो सामने रख लो। और उसने IAS बनने के बाद है ना अपने पापा के साथ रिक्शा में बैठ के फोटो खिंचवा के है ना पूरा सोशल मीडिया पे डाला था। नहीं तो कई ऐसे भी हैं, अब जैसे IAS बन गए तो अपने माँ बाप के साथ बैठने में भी शर्म महसूस करने लगते हैं। लेकिन उसने ऐसा वो किया, उसने ये बोला मेरे बाप जो है गरीब थे, अनपढ़ थे, लेकिन इनके अंदर जज्बा था, इन्होंने मेरे साथ है ना वो पूरा कोऑपरेट किया, जितना हो सकता था मुझे फैसिलिटी दी जो दे सकते थे। तो इस हिसाब से आप दिमाग में सोच के रखना और एक कॉन्फिडेंस लाओ कि मुझे कुछ करना है। क्योंकि है ना एक शिक्षा ही ऐसी चीज है, अगर आप अच्छी शिक्षा ले लोगे, बाई चांस अगर आप में से अच्छी पोस्ट पे चला गया, IAS IPS बन गया, इंस्पेक्टर बन गया, मास्टर बन गया, लेक्चरर प्रोफेसर बन गया, तो ये सब जो पूरे परिवार के आर्थिक हालात आप बदल सकते हो। एक ये शिक्षा ही है। इससे निकलने के बाद कुछ दिन के बाद जब आप आपके क्लासमेट से मिलोगे वो अच्छे लेवल पे होंगे, अगर आप अच्छे लेवल पे नहीं होगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। क्योंकि जो स्कूल में है ना, स्कूल में कोई किसी को रोकता नहीं है पढ़ने के लिए, सबको एक जैसा माहौल दिया जाता है। उसमें से आप कितना फायदा उठा पा रहे हो ना वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि उसी सेम क्लास में एक बच्चा 90% ले आता है, एक बच्चा 60% पे रह जाता है। और दूसरी बात ये है, अगर आपके कहीं किसी स्टेज पे मार्क्स अगर कम रह जाते हैं तो उसमें ये नहीं सोचना कि मैं तो पुअर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप IAS IPS के इंटरव्यू देखोगे तो 60 से 70% वाले भी बहुत से युवा जो हैं IAS IPS बने हुए हैं। क्योंकि ये जो यहाँ के जो एग्जाम जो ये यहाँ के जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ मतलब 98 99 ले लेगा वही बनेगा। ये तो ये है कि एक टाइम पे आपने अच्छी मेहनत की है, उसके बाद फिर आपके स्टेप बाई स्टेप शुरू होते हैं। आगे आपको और वाइड रेंज में जाना पड़ता है। वहाँ की अगर सपोज करो यहाँ आप नॉर्मल रह गए और वहाँ आपने ज़्यादा मेहनत कर ली तो वहाँ पक्का सक्सेस हो गया आप। क्योंकि यहाँ के मार्क्स जो हैं इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। तो इसलिए किसी बच्चे के अगर कम आ जाए तो वो इतना भी मत फील करना कि मैं तो बिल्कुल ही कमज़ोर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपने एक टाइम थोड़ी कम मेहनत की है बस,
अगली बार और कर लो, चांस बहुत हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ का जो मेन मकसद है, ये जो साल में 1 या 2 जो प्रोग्राम किए जाते हैं ना, ये आपके एजुकेशन के लिए किए जा रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट दिखाओगे ना, तो हमने ये तक कोशिश कर रखी है कि स्पोकन इंग्लिश का और इंटरव्यू में आप लोगों को ट्रेंड करने तक की यहाँ पे फैसिलिटी लेके आएंगे हम। बस सिर्फ आप लोगों का इंटरेस्ट चाहिए। तो मैं इसी के साथ अभी कश्मीर जी को बुलाऊंगा, वो अपने विचार रखें, क्योंकि जो बाहर निकलते हैं वो बहुत सी चीज़ें बाहर भी देखते हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ किसकी बताई हो, यहाँ पे आप लोगों के काम आ जाए। तो कश्मीर जी, आज का ये जो प्रोग्राम किया गया है, आप सभी बच्चों के लिए किया गया है हमारी पुष्कर शिक्षा समिति की तरफ से। तो इस प्रोग्राम का मकसद सभी बच्चों को मोटिवेट करना है। आगे आने वाले टाइम में आप बड़े से बड़े अफसर बनो, बड़े से बड़े खिलाड़ी बनो। सबसे पहला मकसद यही है कि आप लोगों को मोटिवेशन होना चाहिए। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो जिस टाइम पढ़ाई करते हो, उस टाइम पे 2 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो, पूरा तन मन धन से मतलब कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पे ही होना चाहिए। ये नहीं कि किताब आगे रखी हुई है और पढ़े रहे हो, घर वालों को भी ये लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है। भले ही 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पूरा दिल से पढ़ो, और फिर देखो कि आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। और बहुत सारी चीजें हैं आजकल, मतलब बहुत फैसिलिटीज आई हुई है। मोबाइल है, हर घर में मोबाइल है, हर बच्चे के पास मोबाइल होगा। मोबाइल का मिसयूज मत करो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको यूटिलाइज करो। आज के टाइम आपको कुछ भी नहीं आता। पहले क्या होता था, कुछ नहीं आ रहा तो स्कूल में जाते थे, टीचर से दोबारा पूछते थे। आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल है, मोबाइल में गूगल से कुछ भी पूछ सकते हो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आपका ध्यान पूरा उसमें होना चाहिए, पढ़ाई में पूरा तन मन धन से पढ़ना चाहिए। और ना ही अपने माँ बाप को, और सभी पेरेंट्स जितने आए, अभिभावक जितने आए, उनको भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मतलब पूरा ध्यान दें। और अपने बच्चे के अंदर सबसे पहले रुचि देखे बच्चे को, उस बच्चे के अंदर रुचि क्या है, वो पढ़ना क्या चाह रहा है। अगर बच्चे की रुचि आर्ट के अंदर है और माँ बाप प्रेशर डाले जा रहे हैं, नहीं हमने तो साइंस दिलवानी है, बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसको मत दिलवाओ, उसके ऊपर प्रेशर मत डालो। अगर आर्ट में रुचि है तो उसको आर्ट दिलवाओ, साइंस में रुचि है तो साइंस दिलवाओ। हो सकता है मतलब किसी भी सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट, उनमें रुचि नहीं है, उसकी मैथ में रुचि है तो मैथ में पढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं कर सकता, हर बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है। तो सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा, तन मन धन से अपना पढ़ाई किया करो। और इतनी अच्छी फैसिलिटी है अपने गांव में, पवित्र भूमि में इतनी अच्छी फैसिलिटी है, लाइब्रेरी दी हुई है, इसका यूटिलाइज करो, यहाँ पे आके पढ़ा करो, ग्रुप डिस्कशन करा करो, आपस में बातें शेयर किया करो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का। धन्यवाद। यहाँ पे बच्चों को भी सम्मानित किया जा रहा है, सेम इसी वे में ये लोग भी वहाँ पे बच्चों को सम्मानित करने के जो है इस टाइप का प्लानिंग करते रहते हैं, उनको सम्मानित करते रहते हैं। तो मैं धर्मराज जी को इनवाइट करूँगा। सम्मानित मंच, मेरे प्यारे बच्चे, सभी साथियों, कामयाब होने के लिए एम का होना बहुत जरूरी है। जो भी आप बनना चाहते हो ना, आपके स्टडी रूम में, बेड पे, उसके सामने एम लिख लो आपका, ताकि आते जाते आपको लगे कि हमने ये बनना ही बनना है। जितनी बार हमारे को वो दिखेगा, इतनी बार हमारे दिमाग में आएगा कि हमने ये लिखा है तो हम करेंगे। यदि गोल सेट और एम बन गया ना जिस बच्चे का, वो कभी भी जिंदगी में मार नहीं खा सकता। और मैं माता पिता से भी बच्चों के रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे के ऊपर प्रेशर मत बनाएं कभी भी। जिस लाइन में वो जाना चाहता है उसी में उसको भेजें। बोलना एक कला है,
किसी बच्चे ने शर्म आती है तो पहले अपने घर से प्रयास करे। शीशा तकरीबन सबके घर में होता है, उसके सामने बोलने की कोशिश करो। आप बेहिचक कहीं भी खड़े होकर बोल सकते हो। जिसने बोलना सीख लिया ना वो कहीं भी मार नहीं खाएगा। और ये जो अपने पास फोन है ये आपका विनाश भी कर सकता है, विकास भी कर सकता है। इसके यूज के ऊपर बात है। गूगल पे जो मर्जी शिक्षा ले लो आप, इस पे कोशिश करो। मेरी हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूं सभी बच्चों से कि कोशिश करें फोन का मिस यूज न करें, उससे जो अच्छी जानकारी है वो ले। और जो भी साथी इस कार्यक्रम को चला रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं सभी साथियों को, सरपंच साहब को, सभी को कहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम करते रहने चाहिए, क्योंकि हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी नहीं चुरा सकता, कोई बंटवा नहीं सकता। इसीलिए सभी को मन लगा के पढ़ना चाहिए। और जो भी साथी बच्चे आज मेरिट में आए हैं, मैं भी अपनी तरफ से एक एक पेन उनको दे के सम्मानित करूंगा। आप सभी यहाँ पहुंचे, सबका धन्यवाद। सम्मानित, थैंक यू। सम्राट जी, देखिए जिसका इंटरेस्ट होता है ना वो हर जगह जाके शामिल हो ही लेता है। आप देखिए शिक्षा जो है अपने गांव का या किसी भी गांव का आधार है। वैसे एक चीज ये भी है कि हम थोड़े से अगर आसपास के गांव से अगर पीछे का देखें तो शिक्षा में हम थोड़े से पीछे रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब जो है कुछ अचीवमेंट ऐसी आ रही है बच्चों की जो हमें आगे ले जा रही है। अभी अगर ऐसे ये स्पीड चलती रही या ऐसे आता रहा तो स्वाभाविक है एक दिन हम जो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे निकल जाएंगे। अभी फिलहाल तक हमारे गांव में जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो अवेयरनेस कम है। देखिए शिक्षा के बारे में अगर कोई काम करता है उसमें कोई भी आ गया, कोई भी समिति आ गई, कोई भी टीम आ गई, जो शिक्षा के बारे में काम कर रहा है वो ये समझ लेना कि आपका वास्तव में विकास चाहता है। क्योंकि जो और कोई भी चीज अगर आपको देके जाएगा तो वो वापस ले सकता है, लेकिन अगर आपको जो शिक्षा देके चला गया वो कभी आपसे वापस नहीं ले सकता है, वो आपकी लाइफ टाइम चलेगी। तो कोशिश यही है आप आगे बढ़ो अच्छे। इसमें एक चीज और भी है, पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी सीखो। संस्कार जिंदगी भर चलते हैं। तो इसी चीज पे बीच बीच में बताते रहेंगे। अभी मैं जो समिति के हमारे सदस्य हैं मास्टर अमित जी, इनको मैं बुलाऊंगा। ये भी अपने तरीके से आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे। और अगले प्रोग्राम में मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चा यहाँ पे भीड़ लग जानी चाहिए कि मुझे बोलना है। इतना कॉन्फिडेंस लेके आओ, क्योंकि एक चीज मान के चलो, जो आपके माँ बाप है ना वो आपको स्कूल में भेजते हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर जगह सबसे आगे मिले, वो हर खूबी देखना चाहते हैं। उन्होंने अपना टाइम जैसे भी निकाल लिया, लेकिन वो आपको पीछे नहीं देखना चाहते हैं। वो आपको चाहते हैं कि आप सबसे आगे मिलो, कहीं पे भी किसी से दबना नहीं है। अगर देखिए भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना इसको पिएगा उतना दाढ़ेगा। शिक्षा जितने आपने शिक्षा गेन की है आपके अंदर से विचार अपने आप निकलेंगे। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, और शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है। पढ़ाई जब जो एकेडमिक जो शिक्षा का जो है पूरा कर लेते हो उसके बाद भी लगातार शिक्षा चलती रहती है। फिर जैसे महान लोग उनकी बायोग्राफी वगैरह पढ़ते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं, अच्छी अच्छी बुक पढ़ते हैं, तो शिक्षा लाइफ टाइम चलती रहती है। और जब कई बार ऐसा होता है आप जानते बहुत कुछ हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, तो ये बोलने की आप जो धीरे धीरे कला इसको इम्प्रूव करो। तो अब अभी मैं अमित जी को बुलाऊंगा, ये अपने विचार रखें। सबसे पहले तो सम्मानित मंच गांव से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का लाइब्रेरी के इस प्रांगण में स्वागत है। हमारा यहाँ एकत्रित होने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो समाज की ज़रूरतें हैं, जिसमें शिक्षा और संस्कार दोनों शामिल हैं,
उनके बारे में हम आपसे बातें कर सकें। वर्तमान में हमारी जो पढ़ाई है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो किस ओर हमें लेकर जा रही है, उस पर हम बात कर सकें। और जो हम बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं उनमें जो हमारे मार्क्स आते हैं उनकी कितनी अहमियत है, कितनी वैल्यू है, वो चीज़ हम समझ सकें। देखो, भाषण देना, लेक्चर देना, ये अलग चीज़ें हैं। न तो मुझे भाषण देना आता और न मैं देना चाहता। मैं सिर्फ आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूं जिनको आप थोड़ा ध्यान से सुनना और फिर समझना साथ के साथ। वो ये है कि जो हमारे मार्क्स आते हैं, एक प्रकार से देखते हैं ना हम कि वो हमारी जो मेहनत करते हैं उसका आंकलन होते हैं कि हमने मेहनत कितनी की है। अब स्कूल लेवल पर हम पढ़ते हैं, बोर्ड की कक्षाएं हमारी 10वीं से स्टार्ट होती है, उससे पहले 9th तक जो अपना लोकल मैनेजमेंट होता है, यानी कि स्कूल स्तर का जो प्रबंधन होता है, वही हमारा आकलन करता है और वही हमें बताते हैं कि हम हमारा शिक्षा में स्तर क्या है, किस स्तर तक का हमें ज्ञान हुआ है। और फिर एक प्रदेश स्तर का प्रबंधन है जो हमारा हरियाणा में हरियाणा बोर्ड परीक्षा आयोजित करके हमें बताता है कि अब हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार सभी स्टेट्स के, सभी राज्यों के अलग अलग बोर्ड हैं, उनमें हम मेरिट लेके आते हैं, एक्सीलेंट में जाते हैं। जो ग्रामीण मेरिट है वो 85% है और जो शहरी है, जो अर्बन है, वो 80% की है। बड़ी अच्छी बात है कि 30-35 बच्चे अपने हर साल मेरिट में आते हैं और आगे संख्या बढ़ती रहे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। लेकिन जिन बच्चों की मेरिट नहीं आ पाती, वो भी यूं ना मान के चले कि हम किसी प्रकार से कम हैं। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अंजू शर्मा के बारे में पढ़ा था। जयपुर के पास एक छोटा सा गांव है राजस्थान में, वहाँ की लड़की अंजू शर्मा 10th में साइंस में फेल हो गई थी। कंपार्टमेंट आता था, री बोलते हैं आजकल उनको। आज पहले होता था कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब था आप जब तक उसको पास नहीं करोगे आपको अगली कक्षा में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब बोलते हैं री, यानी कि री अपीयर, दोबारा से अपीयर हो जाओ, यानी कि आपको अगली कक्षा में एडमिशन मिल जाएगा और इसका पेपर आप दोबारा दे लो। अब ये थोड़ा सा अंतर किया है। तो अंजू शर्मा थी एक लड़की, उस समय 10th में थी, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। वो साइंस में फेल होगी 10th क्लास में। एवरेज ही लड़की थी। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि एक सब्जेक्ट में गुड़िया फेल होगी तो इसका मतलब एवरेज ही है, सामान्य सी लड़की है। 10th में फेल होगी तो उसके साइंस लेने का सपना तो मतलब साइंस में फेल होगी ना, कंपार्टमेंट आ गया तो इसलिए सपना तो गया वो टूट। उसने क्या किया, कॉमर्स ले ली। और कॉमर्स में आपके बिजनेस, अकाउंटेंसी और जो इकोनॉमिक्स है वो सब्जेक्ट ले लिए। इकोनॉमिक्स में फिर +2 में फेल होगी तो समस्याएं आगे की आगे खड़ी हैं उसके। लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि पढ़ाई को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, बस ये देख लूं कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। फिर उन्होंने आर्ट से ग्रेजुएशन की, BA की और उसके बाद UPSC की तैयारी की। उस लड़की ने UPSC क्रैक करके IAS में के पद पर अपना कार्य ग्रहण किया और आज वो राजस्थान में मुख्य सचिव की पोस्ट पर नियुक्त हैं, यानी कि IAS अफसर बनी हो। क्लैपिंग करो एक बार उनके लिए। ये बात देखो कि जो नंबर है, जो मार्क्स है ना, वो सिर्फ आकलन है कि उस दौरान आपका पढ़ाई में ध्यान कितना था, सिर्फ उस सेशन के दौरान आपने कितना सीखा, सिर्फ यही कितनी कैचिंग पावर आपकी है आपको भी नहीं पता। क्योंकि हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता ना वो बात हमें एक बार बता दे, हिंट मिल जाए हम उसको भी बता देते हैं पूरा। लेकिन जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है ना, चाहे हमें 10 बार कोई बता दे हम उसको ध्यान से भी नहीं सुनेंगे। सिर्फ यही अंतर है। और ये 10वीं 12वीं के जो नंबर हैं, देखो जो बच्चे मेहनत करते हैं मैं उनके नंबरों की वैल्यू को नकार नहीं रहा। ये नहीं कह रहा कि भाई 90% लेके आए तो आपके नंबर का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मतलब है। और आपने समय पे ध्यान दिया है अपनी पढ़ाई पे, इसका मतलब ये है
लेकिन जिसके नंबर नहीं आए, मैं उसके लिए ये बता रहा हूँ कि अगर आपके नंबर नहीं भी आए हैं तो भी कोई विशेष बात नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप रद्दी हो, आपको कुछ नहीं आता। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब आपने 10वीं का एग्जाम दिया उस सेशन में आपने पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लिया था, यही कारण रहा है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनके कम नंबर आए हैं वो भी अपने अच्छे तरीके से तैयारी करें और अपने आप वो सिर्फ हमारे उस समय की उपलब्धि दिखाते कि हमने कितना समय दिया है, पढ़ाई को कितने अच्छे तरीके से समझा है। लेकिन अपनी आगे सारी जिंदगी पड़ी है, जितने अच्छी मेहनत करेंगे, जितने तरीके से समझेंगे, उसी स्तर की कामयाबी हमें मिलेगी। अब हम यूपीएससी स्तर की मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें भी सफल हो जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप अपने मार्क्स के चक्कर में कि भाई मेरे 95% मार्क्स आ गए मैं तो बहुत सफल हो जाऊंगा, इस तरीके से अगर सोच के आप मेहनत कम कर दोगे तो आप सफल नहीं होगे। 75% वाले 60 वाले भी सफल हुए हैं, आईएएस बने हैं, और 95% वाले ट्रक चलाते देखे हैं, रेडी लगाते देखे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को उसी लय में, उसी लयबद्धता में नहीं चलाया, उसी प्रकार से मेहनत नहीं की जो उसने 10th और 12th पे की थी, इसलिए वो पिछड़ गए। यानी कि जो आपके नंबर आए हैं, मान लीजिए आपके 90 या 95% आए हैं, ये आपकी सफलता की गारंटी नहीं है। ये महज आपको ये दिखाते हैं कि आपका आईक्यू है, जो दिमाग का सतर है, वो बहुत अच्छा है और आपने पूरे ध्यान से पूरे सेशन में पढ़ा, पूरी साल पढ़ा, ये उसका रिजल्ट है। ये इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत सफल हो जाओगे। तो इसलिए जो आपने मेहनत की है उसको बरकरार रखना है और आगे उच्च स्तर की तैयारी करनी है, ताकि अपने गांव से भी आईएएस, आईपीएस, एचसीएस लेवल के अधिकारी बनकर निकल सकें। खासकर अब जो पिछले 2 साल से देख रहा हूं कि लड़कियों का विशेष रुझान है पढ़ाई की तरफ। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी इस चीज पर ध्यान दें, और साथ में एक ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी हम करेंगे उसमें अपने पास अब से ज्यादा मेरिट वाले बच्चे आए। यानी कि जो बच्चे अपने जूनियर हैं, अपने छोटे बहन भाई हैं, उनको हम सिखाएं, क्योंकि पढ़ना है ना, शुरू में तो हमें पता ही नहीं होता कि पढ़ना कैसे है, सिर्फ हम टीचर के डर से पढ़ते हैं। लेकिन जब पढ़ने में मजा आ जाता ना, उस टाइम असली पढ़ाई शुरू होती है। तो अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाने का तरीका एक ये है कि बातों बातों में पढ़ाओ उनको। उनका जो पाठ या प्रश्न जो आपको उनके माइंड में सेट करने हैं, ये नहीं कहते याद कराने हैं, हम रटवाते हैं, याद नहीं करवाते। उनको हेल्प करो, क्योंकि देखो आप उस चीज से आगे निकल के आए हो, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली। अगर आप उनका मार्गदर्शन नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको ही करना है, और अच्छे तरीके से इस तरह से करना है कि बातों बातों में वो चीजें डिस्कस करो। अभी जैसे बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे भाषा की बात करते हैं हम कि भाषा क्या है। अगर हम उनको ये रटवाएंगे ना कि अपने विचारों के आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहते हैं, बच्चा कंफ्यूज होगा, के विचार है, के आदान है, के प्रदान है और के साधन है। उसको ये बताओ कि तुमने बोलना नहीं है और मेरे को ये बताना है कि मुझे पानी चाहिए। बच्चा ट्राई करेगा, बताएगा, आपको इशारा करेगा, तो उसको बताओ कि इसको बोलते सांकेतिक भाषा, और आप बोल के बता रहे हो इसको बोलते हैं मौखिक भाषा, लिख के दे रहे हो ये लिखित भाषा। यानी कि आपको जो चीज चाहिए, जो आप कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो ना, दूसरे को वो बता रहे हो वो भाषा। अगर आप ये समझाओगे तो समझेगा, और अगर उन शुद्ध शब्दों में आप उनको वो चीजें रटवाओगे ना तो वो पिछड़ जाएंगे, वो याद नहीं कर पाएंगे। बच्चों का लेवल धीरे धीरे विकसित होता दिमाग का। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने छोटे बहन भाइयों की मदद करो, उनको अच्छा रास्ता दिखाओ, और जो आपके लिए जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत के आधार पे बने तैयार होगा। आपकी सफलता की जो कुंजी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। ज़्यादा लंबा नहीं करता, मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। तीनों पोजीशनों पे खुशी है, खुशी नाम की लड़की ही है, और ये खुशी की बात है। फर्स्ट पे भी खुशी है, सेकंड पे भी खुशी है, और थर्ड पे भी खुशी है। तो एक बार तो हमें ये डाउट हो गया था कि ये कुछ हमारे जैसे वो जो हमने लिंक बना के भेजा था उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, लेकिन फिर फादर नेम देखे उनके तो अलग अलग हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पोजीशनों पे लड़की है। इससे एक चीज तो साबित हो गई है कि मेहनत सीरियसली लड़कियां कर रही हैं।
और ये स्वाभाविक तौर पे आने वाले टाइम पे अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। कश्मीर जी कहाँ गए? में जो थर्ड पोजीशन पे आए हैं वो लड़की है खुशी, डॉटर ऑफ विनोद कुमार। खुशी डॉटर ऑफ विनोद कुमार, ताड़ियां बजाओ भाई। अच्छा ये भी तो निकाल लो, 10th का कर। हाँ आ जाओ बेटा शाबाश। क्या नाम है अमित? इस साइड आ जा, थर्ड से। इनमें जो है नी इन पर पोजीशन लिख रखी है। तो मैं ये कमेटी से और मंच वाले सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा सभी साथ में खड़े हो जाएं और सरपंच साहब आप जो है बच्चों को आशीर्वाद दे के सम्मानित करें। सभी आगे आ जाएं। एक मिनट थोड़ा सा ना इस टेबल को थोड़ी सी पीछे करवानी पड़ेगा या तो, क्योंकि जो फोटोग्राफर हैं एक चीज का ध्यान रखें, जो बैक साइड है बैकग्राउंड है वो इसकी आनी चाहिए अपने आप अंदर आ जाओ। अमित ये दिन तेरा ना एक मिनट साथ में पप्पी आया था कि नहीं? आगे ये पेन और दे दिया ना साथ में। ठीक है बेटा शाबाश। अभी नेक्स्ट है सेकंड पोजीशन पे, मैंने पहले बताया था खुशी है। सेकंड पोजीशन 10th क्लास, जाओ भाई शाबाश, सर्टिफिकेट दे दो। अच्छा जैसे जो थर्ड पोजीशन पे बताया था उनके 92% मार्क्स हैं और इस गुड़िया के जो है सेकंड पोजीशन पे जो है एक मिनट सेकंड ये तो गलत तो ठीक है 93.6 है, 93.6 है इनके जो थर्ड पोजीशन पे है। खुशी डॉटर ऑफ नरेश, दो इनको ये दो। आ जाओ मित्र जी आगे आ जाओ, कोई नहीं वो फिर भर लेंगे। सेकंड वाले भी हाँ ये दे दी, इधर से आगे हो जाओ, आगे आ जाओ थोड़े और। खुल जाओ थोड़े से और। शाबाश ताड़ी बजाओ भाई। अभी फर्स्ट पोजीशन पे हैं जो मेरे ख्याल से ये स्कूल में भी टॉपर थे, खुशी डॉटर ऑफ शमशेर सिंह, 93.8% है। ताड़ी बजाओ भाई शाबाश। आ जाओ साथ में, ये लो आ रहे उनके पेरेंट्स भी आए साथ में। आओ जी नरेंद्र जी। मैं शाबाश बहुत बढ़िया भाई ताड़ी बजाओ। इसमें भी देखो कितनी अच्छी बात है, इसमें भी तीनों पोजीशन लड़कियों की है। ये एक बात तो इन्हीं के लिए सामूहिक तौर पे तालियां बजा दो। थर्ड पोजीशन पे है श्रुति डॉटर ऑफ सरजू, सराजू सॉरी डॉटर ऑफ सराजू, 88.8%। श्रुति डॉटर ऑफ दीपक 90%। थर्डी पे जाओ बेटा, सेकंड है ना? हाँ सेकंड वाला। ये +2 क्लास के हैं।
शिक्षित डॉटर ऑफ अशोक कुमार, शाबाश 90%। सर्टिफिकेट दे दो। दोनों 90% है, इनका डिफ्रेंसिएशन कर रखा है, ग्रेड का फर्क है। ये 9 की है, उसकी 8 पॉइंट्स है की वो फर्स्ट वाली थी क्या? हाँ लो आप दे दो। सामने देखो भाई, उस गुड़े उस साइड थोड़े वो हो जाओ, खुल जाओ थोड़े और खुल जाओ। पेन भी ले लो। बंद कर दे भाई फिर। शाबाश, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे ये है, खुशी का हो ही गया। हाँ जी, विकसित बोल दो। हाँ इसमें से देते रहो। ये विकसित डॉटर ऑफ अशोक कुमार, आ जाओ भाई, भाई इन्हीं से बोल देंगे। दे दे भाई, ये लो गुड़िया, कोई नहीं, आ जाओ आप भी। इनका भी वीडियो मत लगा। शाबाश। नेक्स्ट है तन्नू डॉटर ऑफ विजेंद्र, दे दो भाई जल्दी दो। ले गुड़िया, पीछे हो जाओ थोड़ा, पेन पकड़ दिया, कोई नहीं वो दे देंगे, वो कश्मीर रख देते ऊपर। शाबाश, पकड़ो योगेश, शाबाश। किसी का अगर गलती से छूट जाए तो बता देना। ये कोई सर्टिफिकेट वैसे दे दो आप, है वो मतलब फिर भर देंगे, एक बार सर्टिफिकेट दे के ऊपर वाले। हाँ कश्मीर आ जाए, ये सर्टिफिकेट ऐसे रख लो, फिर भर देंगे इसके साथ के साथ। पकड़ लो इसको और इसको हाथ लगाओ, इसको 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 पकड़ो। शायद तक तो ये होगी, ये मसला है इसके। ले आओ, हाथ लगाओ इसको। बढ़िया, उधर उधर देखो। शाबाश। नेक्स्ट है उत्तम कुमार, सन ऑफ रमेश कुमार। उत्तम कुमार, साड़ी बजाओ भाई। पेन भी ले लो भाई। निकाल के दे जाओ, लेकिन कस्टमर से नहीं।
शाबाश भाई। नेक्स्ट है करके दे दो। ले लो। नेक्स्ट शिवानी डॉटर ऑफ श्री रमेश कुमार, ये एसएससी सीजीएल के थ्रू लगे हैं और इनको भी इंस्पेक्टर अलॉट हुआ है ये रेलवे में। तो ये इनका अगर वो नहीं आई है तो आप उनका जो भाई आया है वो आके ले लें। आ जाओ। ये गुड़िया जो है पोस्ट ऑफिस में लगी है और इनका जो सेंटर है दिल्ली है ना गुड़िया? झज्जर, ठीक है, शाबाश। साथ में आ जाओ। किसी का बच्चा इतना बड़ी अचीवमेंट करता है कि उसके बाप को उसके साथ आके सम्मानित होने का मौका मिलता है। देखिए, काम आप करते हो, परिवार पूरा सम्मानित होता है। एक पेन सरपंच साहब, सरपंच साहब को भी एक पेन जो भेंट किया गया है और ये बोल रहे हैं कि जो ये पेन स्पेशल इसलिए भेंट किया गया है कि लाइब्रेरी के नाम पे जो ग्रांट वगैरह है उनको फटाफट साइन इसी से प्रस्ताव कर करके साइन करते रहना और इधर जो है इधर करवाते रहना काम। तो ये स्पेशली रखा गया है। अभी 2 मिनट का सिर्फ सरपंच साहब आप लोगों को अपने विचार देंगे और इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद सामूहिक फोटो के बाद बस फिर प्रोग्राम को समाप्ति घोषणा कर देंगे। तो सभी बाकी कमेटी वाले जो है स्थान ग्रहण कर लें और सरपंच साहब अपने 2 मिनट विचार रखें और उसके बाद जो है एक सामूहिक फोटो हो जाएगा। ना नजदीक कर लो। राम राम। ये जो पुस्तक शिक्षा समिति है, इसने गांव के बच्चों को बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया है और शिक्षा का इस जीवन में इतना बड़ा महत्व है। जो शिक्षित है वही इंसान है, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। एक शिक्षित बच्चा इंसान अपने परिवार को, खुद को, अपने गांव को, पूरे समाज को, पूरे देश को बदल सकता है। इस शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देकर और अपने जीवन को सुधारें। और ये लाइब्रेरी है जो इसमें कई अपने 9 गांव में कहीं पे कहीं नहीं है। ये सिर्फ अपने गांव में है। इसका आप जब भी फायदा नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे भाई? इतनी दूर से गांव रमराय वाले आए हैं यहाँ से, आप अपने बरना है, आप जब भी नहीं आती यहाँ पे। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ। ये चीज़ अब सरकार ने पॉलिसी निकाली है लाइब्रेरी बनाओ। अपने गांव में तो पहले से ही बनी हुई है, आप फिर भी नहीं इसका फायदा उठा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाओ और इसको यूज़ करो। जिस भी चीज़ की कमी यहाँ लगे, ग्राम पंचायत आपके साथ है, शिक्षा समिति के साथ है, युवा संगठन के साथ है। युवा संगठन का भाई राकेश कुमार को सम्मानित किया गया स्टेडियम में, वित्त मंत्री से, देवेंद्र बबली से। और कई जनों ने पूछा ये आपके गांव का? हाँ जी, मैं अपने गांव का। बहुत खुश हुए उस बात से। ऐसे ऐसे काम करो जिससे हम सबके बीच में बैठ के न नुकेश का, हाँ ये मेरे गांव का है, बहुत अच्छा है। और जिसने ये प्राइजेज लिए हैं, आगे मैं चाहता हूं कि इनसे भी ज़्यादा आए प्राइजेज लेने के लिए। धन्यवाद।
ये एक चीज और, चलो ये हमारे से छूटी रही थी, वो बोलते थे के नीचे अंधेरा हो जाता है। अपना जो युवा संगठन है उसकी जो जिम्मेदारी दी गई है, वैसे तो पूरी टीम है, लेकिन टीम के हमेशा लीडर को भी बुलाया जाता है। तो राकेश कुमार अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट जींद डिस्ट्रिक्ट में सारे जो गांव आते हैं, उन गांव में सबसे टॉप पे अपना गांव आया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एक तो इस पे तालियां बजाओ। दूसरा एक और फोटो मेरा कितना भाई साथ में दूसरा एक बार पूरी बता देता हूँ। दूसरा एक और, ये अपने गांव में जैसे 15 अगस्त पे पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली, जींद के डीसी साहब, एसपी साहब, सभी गणमान्य व्यक्तियों ने एक राष्ट्रीय फेस्टिवल, स्वतंत्रता दिवस का जो हमारा राष्ट्रीय त्योहार होता है, उस पे बुला के वहां पे सम्मानित किया गया। ये हमारे गांव के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो समिति इनको थोड़े सम्मानित करती है। पुष्कर शिक्षा समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए। स्पेशली वजीर ढुल जो अपने सब इंस्पेक्टर हैं CRPF में, और जो मान ले देश सेवा के साथ इतनी अच्छी समाज सेवा भी कर रहे हैं। अपने सरपंच साहब हैं, अमित मास्टर जी हैं, संजय मास्टर जी हैं, धर्मदास जी हैं, लाइनमैन कश्मीर हैं जो अपने मर्चेंट नेवी में ऑफिसर हैं। और साथ में जिन बच्चों को आज सम्मानित किया गया है, उनके भी फ्यूचर के लिए, मैं भविष्य के लिए कामना करता हूं कि वो जो इस स्टेज पे उससे भी बहुत आगे बढ़े। और साथ में जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं, उनको भी भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं कि अच्छी तरह पढ़ाई करें और इन बच्चों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का मान बढ़ाएं, समाज का, और साथ में अपना गाँव का नाम रोशन करें। मैं आज पुनः पुष्कर शिक्षा समिति और युवा संगठन को इस अच्छे प्रोग्राम के लिए बधाई देता हूं, और साथ में आप सभी का यहां पर पहुंचने के लिए धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।